नमस्कार दोस्तों, आचरण टीचिंग में आप सबका स्वागत है। आप लोगों ने हमारी शैक्षिक वीडियो में पढ़ा होगा, इसके पीछे वाली वीडियो में शिक्षण के अर्थ और शिक्षण की कुछ प्रमुख परिभाषाएं। आज की यह शैक्षिक वीडियो भी शिक्षण पर ही आधारित है और आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे शिक्षण की कुछ प्रमुख विशेषताएं। वैसे देखा जाए तो शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है, इसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं, इसके बहुत सारे लक्षण हैं, लेकिन इस शैक्षिक वीडियो के माध्यम से हम लोग केवल कुछ शिक्षण की प्रमुख विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। आइए अब हम लोग शिक्षण की कुछ प्रमुख विशेषताओं को एक एक करके पढ़ते और समझते चलते हैं। देखिए, नंबर 1 पे हमने लिखा शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है। फिर नंबर 2 पे शिक्षण एक विकास की प्रक्रिया है। फिर नंबर 3 शिक्षण आमने सामने होने वाली प्रक्रिया है। नंबर 4 पे लिखा है शिक्षण एक भाषाई प्रक्रिया है। अब देखिए, जो ये प्रमुख 3 विशेषताएं हैं शिक्षण की, इसमें ज्यादा कुछ समझने और समझाने लायक है नहीं। इन वाक्यों में ही अर्थ स्पष्ट हो जा रहा है, इसमें कुछ ज्यादा हम आप लोगों को समझाने में समय व्यतीत नहीं करेंगे। देखिए यहाँ नंबर 5 पे शिक्षण एक अंतः क्रिया है। इस 5वें नंबर के विशेषता में कहा गया कि शिक्षण एक अंतः क्रिया है। तो शिक्षण एक विशेष प्रकार की क्रिया होती है जिसके लिए कुछ करना पड़ता है और उस क्रिया के कुछ प्रमुख उद्देश्य होते हैं। यानी कि जो ये अंतः क्रिया है, इसका एक निश्चित उद्देश्य होता है। देखिए, जैसे अगर हम नंबर 5 की बात करें कि शिक्षण एक अंतः क्रिया है, तो अंतः क्रिया देखो भाई, शिक्षण इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि आमने सामने होने वाली प्रक्रिया, यानी कि शिक्षण की क्रिया में शिक्षक और छात्र आमने सामने होते हैं। अब इस माध्यम से हम नंबर 5 की विशेषता को समझते हैं। यह है हमारा टीचर और यह है हमारा स्टूडेंट। अब इन दोनों के मध्य एक इंटरेक्शन हो जाता है, एक अंतः क्रिया बन जाता है, यानी कि ये दोनों किसी न किसी विषय वस्तु को लेके, पाठ को लेके, विषय को लेके आपस में जुड़ जाते हैं, आपस में इनका एक घनिष्ठ संबंध होता है। फिर इनकी जो क्रिया होती है ये टीचिंग की होती है, यानी कि शिक्षण करते हैं गुरुजी, और एक जो विशेष क्रिया सामने आती है वो हो जाती है लर्निंग की, यानी कि सीखने वाला जो होता है वो अधिगम कर लेता है। इसीलिए कहा जाता है कि शिक्षण एक अंतः क्रिया है। शिक्षक और छात्र के मध्य एक अंतः क्रिया बन जाती है जिसके माध्यम से उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है, अर्थात जो सीखने वाला होता है वह सीख जाता है और उसके व्यवहार में कुछ परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं। अब देखिए अगला पॉइंट नंबर 6, शिक्षण कला एवं विज्ञान दोनों है। देखो भाई, शिक्षण कला हो या शिक्षण विज्ञान हो या शिक्षण कला और विज्ञान का समन्वित रूप हो, कुछ भी हो, लेकिन शिक्षण एक जटिल प्रक्रिया है। इसमें कई कार्य करने होते हैं, बहुत कुछ योजनाएं बनानी होती हैं, बहुत कुछ सोचना समझना पढ़ना होता है। फिर कक्षागत परिस्थितियों में जाकर उद्देश्य की प्राप्ति के लिए शिक्षा और शिक्षण का कार्य करना पड़ता है। तो ये बात जो लिखी गई है नंबर 6 पे कि शिक्षण कला एवं विज्ञान दोनों है, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा पॉइंट है। इसको समझने से आप लाभान्वित होंगे। तो आइए अब हम आप लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं नंबर 6 पॉइंट को। इसमें कहा गया है कि शिक्षण कला और विज्ञान दोनों है। देखो, जब हम शिक्षण को एक कला के रूप में समझने की कोशिश करते हैं, तब हम सबकी ये धारणा हो जाती है कि शिक्षक जो है वो जन्मजात पैदा होते हैं, यानी कि शिक्षकों में कुछ ऐसे जन्मजात मूलभूत गुण होते हैं जिनके माध्यम से उनमें एक विशेष प्रकार का लक्षण होता है या विशेष प्रकार का कौशल होता है, जिसके माध्यम से वे अपने शिक्षण कार्य को आसानी से कर लेते हैं। तो जब भी
हम समझते हैं कि शिक्षण कला है, तो यही धारणा होती है कि शिक्षक जन्मजात होते हैं और शिक्षण कार्य करने के लिए उनमें कुछ विशिष्ट गुण जन्म से ही पाए जाते हैं। फिर आगे लिखा गया कि शिक्षण विज्ञान है। तो जब हम शिक्षण को विज्ञान के रूप में जानने की कोशिश करते हैं तब हमारी धारणा होती है कि किसी भी व्यक्ति को कुछ प्रैक्टिस द्वारा और उनको प्रशिक्षण के द्वारा एक कुशल शिक्षक बनाया जा सकता है और उनमें एक विशेष प्रकार के कुशल गुण को विकसित किया जा सकता है जिसके माध्यम से वे अपने शिक्षण कार्य को आसानी से कर सकते हैं। इसीलिए यह बात कही गई है कि शिक्षण कला एवं विज्ञान दोनों है। अब आइए नंबर 7 पे लिखा हुआ है एक पॉइंट, शिक्षण त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। देखो भाई, शिक्षण द्विध्रुवीय प्रक्रिया हो या त्रिध्रुवीय प्रक्रिया हो, या हम शिक्षा के आदिकाल से लेके आज तक ध्रुवों की बात करें तो इसमें जितने भी शिक्षा शास्त्री हैं सब मतैक नहीं है, सब में विभिन्न प्रकार के मत हैं, सब अलग अलग तर्क देते हैं, अलग अलग रूप से बताते हैं कि शिक्षा द्विध्रुवीय प्रक्रिया है, कोई कहता है त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, कोई कहता है शिक्षा के बहुत अंग होते हैं। तो शिक्षण त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। इसके संबंध में सबसे पहले एक थे एडम्स महोदय, जॉन एडम, उन्होंने कहा था कि शिक्षा द्विध्रुवीय प्रक्रिया है। देखो भाई, एडम ने कहा था सबसे पहले कि शिक्षा द्विध्रुवीय प्रक्रिया है। मान लो ये शिक्षा है, मानना क्या शिक्षा है जो उन्होंने बताया था। फिर इसमें होता है शिक्षार्थी और दूसरा होता है शिक्षक। ये बात कही हमारे एडम महोदय ने। फिर एडम महोदय को फॉलो अप करते हुए जॉन डीवी महोदय ने, ये तो कहा गया था जॉन एडम के द्वारा, जॉन एडम के द्वारा कहा गया था। फिर जॉन डीवी महोदय द्वारा कहा गया कि शिक्षण द्विध्रुवीय प्रक्रिया है। हमारी पूरी बात को आसानी से समझिएगा। सबसे पहले जॉन डीवी ने शिक्षा को द्विध्रुवीय प्रक्रिया बताया था। इन्होंने कहा कि शिक्षा के 2 ध्रुव होते हैं, ये शिक्षा है, और इन्होंने बताया एक होता है मनोवैज्ञानिक ध्रुव और दूसरा होता है सामाजिक। तो एडम्स के अनुसार जॉन डीवी महोदय ने भी बताया कि शिक्षा के 2 ध्रुव होते हैं, 2 पक्ष होते हैं, 2 ध्रुव होते हैं, लेकिन यहां लिखा गया है कि शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया होती है। इस शिक्षा के त्रिध्रुवीय प्रक्रिया का जो प्रतिपादन किया गया या कॉन्सेप्ट दिया गया या सबसे पहले कहा गया कि शिक्षा त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, तो यह विचार या प्रत्यय रायबर्न महोदय द्वारा सर्वप्रथम दी गई थी। रायबर्न एक शिक्षा शास्त्री थे, इन्होंने कहा कि शिक्षा त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, और इनके इसी कथन को जॉन डीवी महोदय ने प्रयोगात्मक आधार पर, सैद्धांतिक आधार पर प्रदर्शन करके हर प्रकार से सत्य कर दिया, साबित कर दिया, यानी कि शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। इस पर सबसे ज्यादा कार्य जॉन डीवी महोदय ने किया। इसलिए अब हर जगह कहा जाता है और माना जाता है कि शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? यह त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, ये प्रत्यय किसका है? तो वहां श्रेय जाता है जॉन डीवी महोदय को। तो कंफ्यूज मत होइएगा, सबसे पहले विचार दिया था रायबर्न ने। लेकिन अब हम अपने मेन पॉइंट पर बात करेंगे कि शिक्षण त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। अब देखो, अगर ये हमारी शिक्षा है और इसके 3 ध्रुवों की बात की जाए तो एक होता है शिक्षक, दूसरा होता है शिक्षार्थी और तीसरा होता है हमारा पाठ्यक्रम। आप देखिए, ये जो शिक्षक और छात्र होते हैं
इनका संबंध आपस में अच्छा होता है, अंतर संबंधित होते हैं। शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम का संबंध अच्छा होता है, आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। और शिक्षक तथा पाठ्यक्रम का भी आपस में बहुत ही घनिष्ठ संबंध होता है। इस प्रकार से ये जो एक शिक्षण की प्रक्रिया है उसके 3 ध्रुव होते हैं और शिक्षक शिक्षार्थी किसी पाठ्यक्रम के माध्यम से बात करते हैं, आपस में जुड़े रहते हैं और ये शिक्षा और शिक्षण की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है। अब आइए हम बात करते हैं अगले पॉइंट की। नंबर 8 पे लिखा है हमने, शिक्षण निदानात्मक एवं उपचारात्मक प्रक्रिया है। सही है भाई, हर कार्य का कुछ ना कुछ कारण होता है। जब हम बात करते हैं कि शिक्षण एक निदानात्मक प्रक्रिया है, तो जो भी सीखने वाले होते हैं, जो भी अधिगमकर्ता होते हैं, जो भी छात्र होते हैं, जो भी शिक्षार्थी होते हैं, उनकी कौन कौन सी कमियां हैं, क्या उनमें कारण है जिनकी वजह से उनका अधिगम नहीं हो पा रहा है, यानी कि हम उनके कमियों को खोजने का प्रयास करते हैं। जब हम किसी भी शिक्षार्थी या सीखने वाले की कमी को खोज लेते हैं तो कहा जाता है कि उसका निदान हो गया। जैसे कि जब हम लोग बीमार पड़ते हैं या कोई समस्या होती है तो डॉक्टर हमें डायग्नोज करने के लिए लिखता है, तो हम जाते हैं और अपनी जांच करवा के आते हैं, यानी कि हमारे अंदर क्या कमी है, किस वजह से हमें बुखार है, किस वजह से हम बीमार हैं, उन सभी चीजों का पता चल जाता है। ठीक उसी प्रकार से जब हम शिक्षण में निदानात्मक चीजों पर ध्यान देते हैं तो सीखने वाले की कमियों को ढूंढा जाता है। तो इसमें कहा गया है कि शिक्षण निदानात्मक एवं उपचारात्मक प्रक्रिया है, यानी कि जब किसी भी सीखने वाले की कमी हमें मालूम पड़ जाती है तो हम आसानी से उसकी कमी को किसी न किसी विधि, किसी न किसी कह सकते हैं माध्यम से आराम से हल कर सकते हैं, उसकी समस्या को दूर कर सकते हैं। फिर आगे नंबर 9 पे लिखा हमने, शिक्षण सहयोगात्मक होता है। सही बात है भाई, शिक्षण सहयोगात्मक होता है। शिक्षण की प्रक्रिया में शिक्षक और छात्र एक दूसरे का सहयोग करते हैं। छात्र सीखने के लिए सहयोग करता है और शिक्षक उसको सिखाने के लिए सहयोग करता है। दोनों में मधुर संबंध होते हैं और वो आसानी से सहयोग करते हुए सीखते चलते हैं। फिर हमने लिखा नंबर 10 पे, एक अच्छा शिक्षण सक्रिय रखता है। जब कहीं भी किसी भी शिक्षण संस्थान में शिक्षण की प्रक्रिया चल रही होती है तो उसमें हमेशा सीखने वाले और सिखाने वाले दोनों सक्रिय रहते हैं। जब तक दोनों सक्रिय नहीं होंगे तब तक शिक्षण की प्रक्रिया कंप्लीट नहीं मानी जाती है। तो इस प्रकार से शिक्षण की कुछ प्रमुख विशेषताओं को हमने यहाँ पर लिखा है और आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। स्टार्टिंग में ही हमने कहा कि शिक्षण की बहुत सारी विशेषताएं हैं, बहुत सारे गुण हैं, इसके नेचर, इसकी प्रकृति की बात की जाए तो बहुत कुछ है कहने को, लेकिन वीडियो ज्यादा लंबी ना हो, ज्यादा बड़ी ना हो, आप लोग आसानी से कम समय में स्पष्ट रूप से चीजों को देखें और समझें। इसलिए इस वीडियो में बस शिक्षण की कुल यही 10 विशेषताएं, बाकी हम लोग अपने इस पढ़ने पढ़ाने के क्रम में शिक्षण के विषय में आगे और कुछ पढ़ेंगे। और लास्ट में आप सब लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने जरूरतमंद दोस्तों तक इसको पहुंचाइए, शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। जिस भी चीज की जरूरत हो, बीएड प्रशिक्षण के दौरान जिन जिन चीजों की जरूरत होती है उस पे आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आप सबकी समस्याओं के निदान के लिए, समस्याओं के उपचार के लिए, यानी कि आपकी समस्याओं को हल करने के लिए, आप सबके दिशा निर्देश के लिए छोटी सी वीडियो बनाकर जरूर आपकी समस्याओं को हल करने की कोशिश करूंगा। बस आज की वीडियो में इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं फिर नई वीडियो में।